देखिए, बस करो, बात बंद करो, है ना। ये कर्नाटक है और कर्नाटक के समुद्री तट को कनारा तट, कनारा तट, कनारा कोस्टल एरिया, कनारा कोस्टल एरिया, कर्नाटक के समुद्री तट को क्या बोलते हैं? कनारा तट। ये आपका चेन्नई है, चेन्नई से NH4 ये बेंगलोर को जोड़ेगा। बेंगलोर से कंटिन्यू करोगे तो पाओगे श्रृंगेरी, श्रृंगेरी से भागे तो पकड़े धारवाड़। क्या है? धारवाड़। धारवाड़ के बाद हुबली। क्या है बेटा? हुबली। ये हुबली है, जबकि ये है बेलगाम। क्या बोल रहा हूं? बेलगाम से मुंबई को कनेक्ट करना है। ये NH4 है, जिसका प्राचीन नाम NH4, वर्तमान में 48। क्या बोलते हैं? 48। NH7 बताया था, जिसका एट प्रेजेंट 44, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ये NH4 है, NH4। NH4 को अभी वर्तमान में क्या बोलते हैं? NH48। तो नेशनल हाईवे 48 का कंप्लीट कर चुके हैं। बेंगलोर को पकड़ना है, बेंगलोर के चारों कोना में चारों स्पॉट को निकालना है, बताया था। एक तो पकड़ना ब्यालालू, हासन, KGF, और बताया था मैसूर। ओके, तो पहला बेस बनाओगे नेशनल हाईवे 48 को। दूसरा जो बेस बनेगा वो आपका बनेगा कनारा तट, कनारा कोस्टल एरिया, कर्नाटक के समुद्री तट को कनारा तट। ये पकड़ना है कारवाड़। क्या बोल रहा हूं? कारवाड़। ये कारवाड़ है, जबकि ये है कैगा। क्या है? कैगा। ये कारवाड़ है, ये कैगा है। कारवाड़, कैगा, मंगलोर, मंगलोर, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, मंगलोर, न्यू मंगलोर। ये है भद्रावती। क्या है? भद्रावती। ये भद्रावती, जबकि यह है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला है। ओके, अभी लिख दे रहा हूं नाम, ना ऐसा डब्बा डब्बा बना के शॉर्ट में लिखूंगा, आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो पूरा पूरा लिख दे रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको याद नहीं होता, याद करना है। कारवाड़, कैगा, मंगलोर, न्यू मंगलोर, भद्रावती, श्रवण बेलगोला। ये कुर्ग है। क्या बोल रहा हूं? कुर्ग ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कुर्ग में ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, इस ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से नदी निकालना है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी नदी, इसको दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी, 800 किलोमीटर इसकी लंबाई। कर्नाटक के कुर्ग जिला के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम है। मैसूर शहर कौन सी नदी के तट पर है? तो कावेरी। कल बताया ना। देखो एक नंबर, कावेरी नदी को पकड़ना है। नदी वाले टॉपिक में फिर से कवर करेंगे कावेरी रिवर को। अभी मैपिंग चल रहा है तो मैपिंग में देखना है। कावेरी नदी, इसका ओरिजिन, उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिला, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी हिल्स से कावेरी नदी का उद्गम है। कर्नाटक के कुर्ग के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम है। 800 किलोमीटर लंबाई है। द टोटल लेंथ ऑफ कावेरी रिवर इज 800 किलोमीटर। इसको दक्षिण की गंगा, साउदर्न गंगा कहते हैं। साउदर्न गंगा, साउथ की गंगा, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी। इसी कावेरी, मैसूर शहर कावेरी के तट पर है। मैसूर कावेरी के तट पर है। और याद रखना बेटा, कावेरी में मैटूर बांध मैं तमिलनाडु में बताया हूं।
मैटूर डैम, मैटूर बांध परियोजना, ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में है। कावेरी जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट, वाटर डिस्प्यूट याद रखना बेटा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी जल विवाद याद रखना। कौन कौन से राज्य में है? तो एक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी, पुदुचेरी। ओके, आ जाओ, वेरी गुड मॉर्निंग। चार नदियों पर कावेरी जल विवाद, सॉरी 4 राज्यों के बीच में। ये क्वेश्चन बार बार आता है, कावेरी जल विवाद, वाटर डिस्प्यूट। देखो मैडम, फिर से देखो, थोड़ा जल्दी आने को। कहीं क्लास जाते हो? कौन सा क्लास जाते हो? कहाँ? घेवरापुर रोड। और कितने बजे छूटता है? जिस हिसाब से आप जाते हो, मतलब किसी हिसाब से भी जा सकते हो। नहीं, वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। मेरा बात सुनिएगा पहले। जिस हिसाब से जाते हो उस हिसाब से जा सकते हो, क्योंकि टाइमिंग चेंज होगा तो आप कवर कर पाएंगे। सुबह आप आएंगे 8 बजे, है ना? ठीक है, 8 से 10:30 कर लेंगे। टैली का टाइम को चेंज करवा लीजिए। हाँ, नहीं होगा तो इधर करवा लेंगे, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, सब करवा लेंगे। ठीक है, इस पे ज्यादा फोकस कीजिए। ये जीवन का आधार है, समझिए। ये है तो सब कुछ है, वो सब छोटा मोटा चीज है। टैली हो गया, टाइपिंग हो गया, वर्ड हो गया, इन लोग कौन करता है जान? जिसको लगता है कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। 5-10 हजार का नौकरी जो पाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए। और रायगढ़ में हमारे 90% लोग वही काम करते हैं। जिसको मेडिकल स्टोर में काम करना है, कपड़ा स्टोर में काम करना है, जनरल स्टोर में काम करना है, टैली अकाउंटिंग सब अकाउंट संभालना, हाई लेवल टैली तो कर नहीं सकते ना। बात आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, आप अपने ऊपर मत लेना, मैं सबको बता रहा हूं कि छोटा सोच पांव में मोच, जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगा। सोच बड़ा रखो। यूपीएससी लेवल का पढ़ रहे हो, इवन पीएससी भी नहीं बोल रहा हूं। जैसा आपको नोट्स दे रहा हूं ना, उतना को पढ़ लिया ना तो आप पूरा सर्वज्ञानी बन जाओगे। समझ में आ रहा बात है? तो इस पे ना पूरा झपा जाओ एकदम पागल जैसे। देखिए मैडम, कल की क्लास में अपन लोग शुरू किए थे कर्नाटक को। कर्नाटक राज्य को शुरू किए थे। कर्नाटका, जब भी किसी राज्य की मैपिंग होती है, राज्य का मैपिंग करते हैं, whenever we discuss about the state मैपिंग, तो हमको सबसे पहले जो बेस बनाना होता है वहां के एनएच को देखना होता है, नेशनल हाईवे को देखना होता है। नेशनल हाईवे के साथ हमको वहां के कोस्टल, अगर एरिया बाउंड्री, कोस्टल बाउंड्री बन रही है, समुद्री तट अगर बन रहा है तो समुद्री तट को देखना होता है। तीसरा, हमको वहां के हिस्टोरिकल प्लेस, या रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल या आर्कियोलॉजिकल प्लेस, पुरातात्विक स्थल को बेस बनाना होता है। पॉइंट को समझिएगा, कैसे आपको टारगेट करना है। तो चीजें जब स्प्लिट होंगी, सेपरेट होंगी, तो आसानी से याद होंगी। राष्ट्रीय राजमार्ग देखना, समुद्री तट को देखना, वहां के ऐतिहासिक, धार्मिक और आपका पुरातात्विक स्थल को देखना। इसके बाद बचेगा तो बायोस्फीयर रिजर्व पकड़ना, बचेगा तो नेशनल पार्क पकड़ना, बचेगा तो टाइगर रिजर्व पकड़ना, बचेगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पकड़ना। इसके बाद माउंटेन को निकालना, पर्वत श्रेणी को निकालना, इसके बाद रिवर को निकालना। यदि कोई रेलवेज है तो रेलवेज को देखना, यदि वाटरवेज है तो वाटरवेज को देखना, वहां के ट्राइब्स को देखना,
वहां के फेस्टिवल को देखना, वहां के डांस को देखना। अगर डिपेंड करता है वहां पर कोई है क्लासिकल डांस तो कल मैं बताया था कि कर्नाटक, इसका जो बेसिक मीनिंग है, कर्नाटक का जो शाब्दिक अर्थ है, उसको काली भूमि या उच्च भूमि, हाईलैंड या ब्लैक लैंड। कर्नाटक एक ऐसा भाग है जो उठा हुआ है, ऊंची भूमि है, इसीलिए इसको, कर्नाटक को याद रखना बेटा, काली भूमि या उच्च भूमि कहते हैं। क्लियर? इसकी राजधानी बेंगलुरु। ओके, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में जो भाषा बोली जाएगी वो है कन्नड़। कर्नाटक में जो फेस्टिवल मनाएंगे उगादी पर्व। कर्नाटक के समुद्री तट को कनारा कोस्टल एरिया, कनारा तट, इसी कनारा तट में स्पॉट पकड़ना, एक पकड़ना है कारवार। एक बार बोलो, पूछूंगा ना बाबू, आज से तुम लोगों को ना बता रहा हूं, जब तक याद नहीं करोगे ना आगे नहीं बढ़ूंगा। एक तो बोला कारवार, कैगा, ये कोस्टल एरिया को टारगेट बना। कारवार, कैगा, मंगलोर, न्यू मंगलोर, भद्रावती, श्रवण बेलगोला, कुर्ग। इसी कुर्ग जिला से पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कुर्ग से कावेरी नदी का उद्गम है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसकी नदी का इंपॉर्टेंस इतना है, उसकी पवित्रता को देखकर, उसके आपका महत्व को देखकर, इसको दक्षिण की गंगा का, साउदर्न गंगा का दर्जा दिया गया। लेंथ 800 किलोमीटर। कावेरी नदी का उद्गम कुर्ग के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। मैसूर कौन सी नदी के तट पर है? कावेरी। यह श्रवण बेलगोला है। क्या है? श्रवण बेलगोला। भद्रावती, मंगलोर, न्यू मंगलोर, कैगा, कारवार। याद हुआ? याद हुआ जी? है? चल तो अजय खड़े हो, कोस्टल एरिया को डिफाइन करो। खिसक तो बाबू, तू उठ, इधर बैठ, बंद कर दोनों फैन को, थोड़ा गर्मी लगने दे इन लोगों। हाँ, जोर से बोल, जोर से सुनाई दे रहे। हाँ हाँ, कुर्ग। बट याद हुआ तेरे को? खड़े हो। कारवार, कैगा, मंगलोर, न्यू मंगलोर, भद्रावती, श्रवण बेलगोला, कुर्ग जिले से ब्रह्म नदी की सबको याद हुआ है? बैठ। उधर जाएंगे, खा पी के नहीं आ रहे हैं। आ जाओ, बंद कर दे भाई, गेट को बंद कर। यही बैठे, यहीं आकर, कोई दिक्कत नहीं। दे दो भाई कॉपी। याद हुआ सबको? ये कुर्ग है, कर्नाटक के कुर्ग जिला से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से, ब्रह्मगिरी माउंटेन से, ब्रह्मगिरी हिल से कावेरी रिवर का ओरिजिन है, उद्गम है। कावेरी का प्रवाह है कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। तो कावेरी नदी को लेकर जल विवाद होता है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो कावेरी नदी पर कौन कौन से राज्य जल विवाद में शामिल है?
नोट्स में अलग से हाईलाइट करके दिया हूं, देखना। बार बार एग्जाम में पूछेगा। कावेरी जल विवाद को, कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर है। मैसूर शहर कावेरी के तट पर है और तमिलनाडु में मैटूर बांध बताया हूं कावेरी नदी पर। ये आपका श्रवण बेलगोला पूरा याद होना चाहिए। पूछूंगा बेटा, बता दे रहा हूं, तुम लोग का नाटक बहुत चल रहा है और जो अनियमितता दिखाते हो ना तुम लोग, सबका चेहरा याद है मेरे को। इरेगुलर रहते हो ना तुम लोग, जीवन में धोखा नहीं खाया हो कभी। ये फोकट घर वाले का पैसा बर्बाद कर रहे हो ना यहां आके। एक दिन आना, 5 दिन नहीं आना। कभी तुम भी पेरेंट्स बनोगे, याद रखना। जो दोगे वो पाओगे, आज जो किए रहोगे कल वो मिलेगा। इसीलिए ना एक एक रुपए के महत्व को समझो ना। मान लो तुम एक महीना में 1000 रुपए पटा रहे हो तो उसको डिवाइड बाय 30 कर दो। एक दिन में उतना रुपए खर्च कर रहे हो। 12,000 साल भर का फीस है मान लो बोल रहा हूं, है तो 15,000, 18,000, 22,000, 30,000, 32,000, अलग अलग बैच का अलग अलग कोर्स का अलग अलग फीस। तो उतना रुपए फेंकना मतलब गंभीरता से लो बेटा, है ना। जब कमाओगे ना तब पता चलेगा कि 10-5 रुपए का हिसाब क्या होता है। खर्चा करो, मना नहीं कर रहा हूं, पहले उतना कमाओ। एक शायरी है, सुने हो ना, उंगली यूं ना उठाया करो, खर्च करने से पहले कुछ कमाया करो। जिंदगी क्या है मेरे दोस्त खुद जान जाओगे, कभी बारिश में पतंग तो उड़ाया करो। तो कहानी कोई भी चीज लिखा है, किसी का भाव है तो उस भाव का मतलब है, लिखने वाले के दिल में क्या गुजरा होगा तो लिख डाला होगा, है ना। तो आप लोग सब लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग लड़की लोग भी अपने आप को लड़का समझा करो, मेल। घर की जिम्मेदारी ऐसा सोचा करो। लड़के लोग थोड़ी ना कसम खा के पैदा हुए कि घर चलाएंगे। श्रवण बेलगोला, ये याद रखना बेटा, श्रवण बेलगोला ये जैन धर्म से जुड़ेगा। जैसे हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता, वैदिक एज के बाद ब्राह्मणवाद का उदय होगा। जब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत के इतिहास में, सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद वैदिक सभ्यता की शुरुआत होगी, आर्यों का आगमन होगा। हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ए रानी क्या कर रही है? तो वैदिक सभ्यता की शुरुआत होगी, तब देखेंगे कि वेदों का उदय होगा। अब वेद में हर कॉन्सेप्ट में ब्राह्मण अपने आप को घुसा देंगे। दुनिया का कोई भी काम है ब्राह्मण के बिना पूरा नहीं होगा। चाहे जन्म संस्कार से लेकर मृत्यु संस्कार तक जाना है, चाहे दुनिया का कोई, चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे पलंग खरीदो, चाहे सोफा खरीदो, चाहे कुछ भी खरीदो, पूजा पाठ करवाओगे, घर का प्रवेश करवाओगे, मुंडन छट्टी करवाओगे तो ब्राह्मण लगेगा, विवाह करवाओगे तो ब्राह्मण लगेगा, मृत्यु संस्कार करवाओगे तो ब्राह्मण। हर जगह में ब्राह्मणों ने अपना हस्तक्षेप लगा दिया। ब्राह्मण को देवतुल्य मानने लगे, ईश्वर का दर्जा मिल गया ब्राह्मणों को। तो समाज की एक धारा ऐसी थी जो खुश थी, एक वर्ग ऐसा था, ब्राह्मण खुश थे। पर जिन लोग दबे हुए लोग थे, जिनकी स्थिति समाज में बैकवर्ड थी, उनको बात बात में शोषित करना, प्रताड़ित करना। अब आप ही घर में 5 लोग रहते हो, 4 लोग खुश आ रहे, एक जन कोंटा में फेंकाया हुआ है, कुछ भी हो रहा है तो पूरा क्रेडिट उसके ऊपर थोप देते, तेरे वजह से ऐसा हुआ, होता है ना। कई लोगों के घर में ऐसा स्थिति मत बनाओ अपना, ये बोलना चाह रहा हूं। कहां कलंक को पैदा कर डाले, हाय 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 बोलते हैं ना। तो तुम कलंक थोड़ी हो बेटा, तुम चंदन हो बेटा। समझ में आ रहा है, बात को समझो। तो बेटा श्रवण बेलगोला जैन धर्म जुड़ेगा। जब वैदिक धर्म आप लोग पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, तो ब्राह्मण पीक पर थे। ब्राह्मण हर जगह में अपना आपका एग्जिस्टेंस घुसा कर बैठे थे। कुछ भी काम, यज्ञ करना, हवन करना है, कोई भी आपका इवन सत्यनारायण कथा भी घर में करवाना है तो ब्राह्मण आके करेगा, तुम नहीं कर सकते, उसका कोई वैल्यू नहीं है। भगवान को सुनाई नहीं देता है, तुम गाते हो, ब्राह्मण गाएगा तो सुनेगा,
है ना, ये समाज की रिचुअल्स है, ये समाज की अच्छाई भी है और बुराई भी है ना। आप अपना देखो, आप अपना कोई पूजा करना और कोई ब्राह्मण का, दोनों में अंतर दिखेगा। भगवान प्रसन्न ब्राह्मण के पूजा से होंगे, तुम्हारे पूजा से नहीं, है ना, ये समाज की मान्यता है। तुमको कोई आके बोल देगा ब्राह्मण से पूजा कराया था, नहीं कराया। अब हम ही लोग यहाँ गणेश बैठाते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं, तो सोचते हैं कल को चलो अपन ही कर लेते हैं, मेरे से बड़ा पंडित कौन है। फिर बोलते हैं नहीं यार, क्या पता माता नाराज हो जाए तो ब्राह्मण बुला के बकायदा अनुष्ठान करा के पूजा करा, भले वो ओम ह्रीम 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 करके चल देता है, पर मन को सेटिस्फेक्शन रहता है कि ओम ह्रीम ह्रीम में अजूबा शक्तिधार। क्लियर, बरकत नहीं हो रहा, माल एडिशन नहीं हो रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे मैं पूजा किया था, तेरे की वजह से तो ऐसा हुआ है, तू साला चुतहा ऐसा बोल के गाली बोल है कि नहीं, इसीलिए मेरा बरकत नहीं हो रहा। तो जब ऐसी समाज में विचारधारा होती है तो समाज का एक वर्ग प्रभावित होता है। समाज का एक वर्ग जब प्रभावित होगा तो समाज के उस धारा से छूट जाएगा और दूसरी विचारधारा को अपनाने का प्रयास करेगा। इसी समय में दो नए धर्म का जन्म होगा। जैसे वैदिक सभ्यता समाप्त होगी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का हो जाएगा। तो जैन धर्म को अपनाएंगे बहुत सारे लोग। उसमें एक मौर्य वंश के शासक है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक है, फाउंडर, घनानंद को जो पराजित करे। आगे हिस्ट्री के लिए छोड़ दो बाकी चीजों को। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये जैन धर्म को अपनाएगा और जैन धर्म का एक क्षेत्र जो कि भारत में प्रसिद्ध रूप से फेमस है, श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला याद रखना बेटा, जैन धर्म का स्पॉट है। चूंकि जैन धर्म का स्पॉट है और जैन धर्म में एक पर्सनालिटी होगा भद्रबाहु। भद्रबाहु जब भाग कर आएगा तो दक्षिण में जिस जैन धर्म का ब्रांच रखेगा वो भद्रबाहु की शाखा कहलाएगी और उससे संबंधित स्पॉट कौन सा है, श्रवण। तो भद्रबाहु के साथ आएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के फाउंडर, संस्थापक। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों पर जब लास्ट स्टेज आएगा तो तुमको भी समझ में आएगा कि कुछ नहीं रखा है रे सब चीज में, छोड़ो रे सब चीज को। जीवन के अंतिम दिनों में सब चीज को छोड़कर जैन धर्म को अपना लेगा चंद्रगुप्त मौर्य। सब चीज को अपना लेगा। और याद रखना बेटा, जैन धर्म को अपनाकर, जैन धर्म एक प्रसिद्ध पैटर्न है, पद्धति है, जिसको संलेखना पद्धति कहते हैं। इसी को सत्य लेखन, सत्य लेखना पद्धति भी कहते हैं, जिसमें जीवन के सत्य को जानने का प्रयास जैन धर्म में बताया गया है। सत्य लेखना पैटर्न, जीवन का सत्य क्या है कि जीवन में सभी चीजें काल्पनिक है, क्षणिक है, सभी चीजों का त्याग कर, इवन अन्न जल का भी त्याग कर देना। और देखना जैन धर्म में जो भी पर्सनालिटी है, जीवन के अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस पद्धति को अपनाते हैं और अन्न जल को त्याग देते हैं और उपवास पद्धति के माध्यम से, फास्टिंग प्रोसेस के द्वारा, फास्ट रखकर अपने प्राणों का त्याग कर देते। देखना सूख के हड्डी हो जाए रहते, कपड़ा से लपेट कर उनको बैठाए रहते हैं। ऐसा देखे हो? नहीं देखे हो तो देखो, यूट्यूब जिंदाबाद। हाँ, विद्यासागर जो है अपना, ये डोंगरगढ़ वाले जैन धर्म का केंद्र है हमारे छत्तीसगढ़ में, डोंगरगढ़, पारसनाथ की पहाड़ी, क्या क्या पहाड़ी है बताऊंगा आगे, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना। श्रवण बेल बोला, मैडम क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, इधर देखिए। श्रवण बेल बोला यह जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम क्षणों में श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी थी। पूरे भारत में फेमस 51 फीट की, 51 फीट गोमतेश्वर स्वामी जैन धर्म के आपका पर्सनालिटी है। गोमतेश्वर महाराज तीर्थंकर है। जैसे हमारे यहां भगवान बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? तीर्थंकर, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। बाहुबली
भारत में बाहुबली की प्रतिमा, गोमतेश्वर की प्रतिमा कहां है? तो श्रवण बेलगोला 51 फीट, 51 फीट की प्रतिमा है यहां श्रवण बेलगोला। कायोत्सर मुद्रा में है, कायोत्सर। कायोत्सर्ग मुद्रा में इस मूर्ति को तैयार किया गया, खड़ा होकर स्ट्रेट। ध्यान लगाना, इस मुद्रा को कायोत्सर्ग मुद्रा कहते हैं। 4 से 5 पॉइंट निकल गया। पहला तो श्रवण बेलगोला, याद रखना बेटा, कनारा तट में है, कोस्टल एरिया में। दूसरा पॉइंट बोला जैन धर्म का स्थान है, द स्पॉट विच इज रिलेटेड टू द जैनिज्म, जैनिज्म। भद्रबाहु का क्षेत्र था। इनके साथ मौर्य धर्म के फाउंडर, मौर्य वंश के, मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य यहां आए थे और जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाकर चंद्रगुप्त मौर्य एक्सेप्टेड द जैनिज्म इन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज टाइम एंड अपने प्राणों की आहुति संलेखना पद्धति से दिए थे। गोमतेश्वर स्वामी की प्रतिमा है, बाहुबली की प्रतिमा 51 फीट की प्रतिमा है। गोमतेश्वर स्वामी की प्रतिमा कौन सी मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा में, कायोत्सर्ग मुद्रा। खड़े होकर ध्यान लगाना। अब बैठे हो मेडिटेट कर, अब खड़े हो मेडिटेट हो सकते हो। आपका मन मस्तिष्क यहां न रहकर कहीं और है। प्राकृतिक चीजों को इमेजिन करो, झरना है, पहाड़ है, पर्वत है ना, सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, चिड़िया है, चहचहा रहे हैं, इसको कहते हैं मेडिटेशन। आपके मन को यहां बैठाकर आप अब कहीं और पहुंचा देना, तो सशरीर आपका वहां पहुंच जाए। आप उन चीजों को फील करो, है ना, इसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब क्या? देखो, सारा खेल माइंड का है। इफ योर माइंड कैन कंसीव देन यू कैन अचीव, इफ योर माइंड कैन नॉट कंसीव देन यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। इवन दो आई एम ट्राइंग टू मूव माई हैंड, तो यार मैं अपने हाथ को अगर मूव कर रहा हूं तो ये पॉसिबल हो रहा है बिकॉज माई माइंड इज जनरेटिंग द सिग्नल। अगर मान लो मेरा माइंड काम करना बंद कर दिया तो ये हाथ काम नहीं करेगा, देन आई एम पैरालाइज्ड। पैरालाइज का कॉन्सेप्ट क्या है? अटैक यहां होता है, यहां नहीं होता है। शरीर काम नहीं करेगा क्योंकि माइंड अनकॉन्शियस हो। इसीलिए माइंड में ज्यादा लोड नहीं डालो। जीवन है, जियो, मस्त खुश रहो, भाड़ में जाए दुनिया, हमको क्या। कोई मर गया भाई, मरना तो सत्य, अटल सत्य, उसमें छाती पीट रहा। अब अपना जाता है तो दुख होता है, तो दुख भी ज्यादा दिन नहीं करना भाई। कैसे करेंगे बताओ? ज्ञानी आदमी दुख प्रकट नहीं करेगा, और जो अज्ञानी हो जीवन भर रोते रहेगा, है ना, जीवन भर रोएगा। मेरे को चॉकलेट नहीं दिया, अरे नहीं दिया तो ठेस दे मुंडी को। श्रवण बेलगोला हो गया क्या? ये बाबा बुदन की पहाड़ी है, ठीक। बाबा बुदन एक तपस्वी थे, एक सन्यासी थे, इनके नाम पर इस पहाड़ी का नाम रखा गया, बाबा बुदन। जब बाबा बुदन की पहाड़ी के समय में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो मध्य एशिया साइड से आए थे, है ना, इन लोग क्या कहते हैं, यहां पास आकर कॉफी के 5-6 बीज, है ना, इसी पहाड़ी में आपका बिछा दिए थे, तो इसलिए कॉफी के लिए प्रसिद्ध है ये बेल्ट। कॉफी की खेती कहां होती है? कर्नाटक। चाय कॉफी के लिए केरल भी प्रसिद्ध है। तो वो बताया था अगस्तमलई की पहाड़ी, चाय कॉफी रबड़ मिलेगा, और यहां पर भी कॉफी मिलेगा, पर कॉफी में नंबर 1 कोको कॉफी। याद रखना बेटा, कर्नाटक। ओके, कॉफी पिए हो कभी? देख तो लाल चाय वाले आदमी लोग, तो लोग झूठ बोलोगे, दूध भी नहीं है तुम्हारे घर में, झूठ बोलोगे। कॉफी पिए ना, कॉफी याद रखना बेटा, एक प्रकार से पेय पदार्थ है ना। कॉफी शरीर में गर्मी पैदा करता है और ब्लड को भी बेहतर करता है, ऐसा बोलते हैं, पर एक प्रकार से मादक पदार्थ के रूप में भी इसका यूज करते हैं। एल्कोहल टाइप का, नशीला है। नहीं, मैं कॉफी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं चाय के बिना, चहेड़ी हूं मैं, समझ में आया? दिन में 10 कप चाय पीना जरूरी है, वैसा, ठीक। यही बस कच्चा लोहा मिलेगा, आयरन और, इसीलिए भद्रावती में भद्रावती स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट, इसी को मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया, भारत के पहले इंजीनियर के नाम पर रखा गया, मोक्षकुंडम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट। ओके, न्यू मंगलोर, भारत के 13 बड़े बंदरगाह में से एक, चेन्नई, एन्नोर, तुतिकोरिन, न्यू मंगलोर। ओके, 4 बंदरगाह के नाम याद हो गया। इंटरनेशनल पोर्ट है,
मंगलोर छोटा बंदरगाह है। इसको सहायता करने के लिए यहां पर भी बंदरगाह बनाया। अगर यहां पर वेटेज ज्यादा हो जाता है तब मंगलोर का आपका बंदरगाह एक्टिव हो जाता है। ओके, कहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुडनकुलम, कलपक्कम, कहेगा 3 तो याद हो गए। कुडनकुलम कलपक्कम कहां? तमिलनाडु। कहेगा कहां? कर्नाटक। कारवाड़, इंडियन नेवी, नौसेना, भारतीय नौसेना का दक्षिण मुख्यालय, पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा नौसेना का केंद्र है कारवाड़। कारवाड़ को याद रखना बेटा, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर। क्लियर? दक्षिणी हेडक्वार्टर, साउथ वेस्ट, साउथ दक्षिणी पश्चिमी हेडक्वार्टर। याद हुआ क्या ये पूरा? कारवाड़ इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर, भारतीय नौसेना का मुख्यालय। ओके, भारतीय नौसेना का मुख्यालय है, इंडियन नेवी का दक्षिण मुख्यालय, साउदर्न हेडक्वार्टर। ओके, कहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु बिजली घर, परमाणु बिजली घर, एटॉमिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जहां पर याद रखना बेटा, जो मुख्य रूप से कौन से एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। और यूरेनियम खत्म हो जाएगा तो किसको यूज करेंगे? थोरियम। और थोरियम कहां मिलता है? एलएफपी। एलएफपी में कौन सा बालू पाया जाता है? मोनोजाइड बालू। और मोनोजाइड बालू में कौन से तत्व की प्राप्त हुई है? थोरियम। मंगलोर छोटा बंदरगाह, स्मॉल पोर्ट है, न्यू मंगलोर, भारत के 13 बड़े बंदरगाह में से एक। ओके, भद्रावती स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट सेल के अधीन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल के अधीन 3 स्टील प्लांट के नाम अभी माइंड में सेट कर, सेलम स्टील प्लांट, भद्रावती स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट। हमारा वाला कौन सा है? भिलाई। समर बेलगोला जैन धर्म से संबंधित स्थान है, जैन धर्म से संबंधित स्थान है, याद रखना बेटा। जैन धर्म में भद्रबाहु की शाखा यहां आकर बसी है। आगे जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। स्थूल बाहु और भद्रबाहु, भद्रबाहु वाले लोग कपड़ा पहनते हैं कि नहीं पहनते? हाँ, जैन धर्म 2 शाखा, एक तो दिगंबर और एक तो श्वेतांबर, है ना। तो जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं और जो कपड़ा त्याग, है ना, तो भद्रबाहु की शाखा शायद श्वेत कपड़ा पहनती है ना। आगे पढ़ेंगे ना, जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ना यार, अभी तुम लोग टेंशन क्यों लेते। सवर्ण बेलगोला, सवर्ण बेलगोला में याद रख गोलकेश्वर स्वामी की प्रतिमा, इसी को क्या बोलते हैं? बाहुबली। कितने फीट की है? 51 फीट। कौन सी मुद्रा में है? कायोत्सर्ग मुद्रा, कायोत्सर्ग मुद्रा। खड़े होकर ध्यान लगा। ओके, तो कभी खड़े खड़े ध्यान लगाने की कोशिश कर, कहाँ का ध्यान लगा? क्यों गिरेंगे? नहीं गिरेंगे भाई। आपको बता रहा हूं, आपके माइंड में इतनी शक्ति है कि आप इस बोतल को खिसका सकते हो। यहाँ बैठे बैठे वही मजाक में ले लिए थे, इसीलिए बात ही नहीं करता मैं। मेरे जीवन में एक नियम बनाया, मैं अननेसेसरी लोगों से बात ही नहीं करता। अब तुम लोग इसको घमंडी भी बोल सकते हो, सर आपका बहुत एरोगेंस है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं 34 साल की जर्नी जी चुका हूं, 35 लग जाएगा आने वाले कुछ समय में। 34 रनिंग है ना, 33-34 साल हो गया मेरे को। तो जितना भी जिया ना, तो उसमें एक चीज समझ में आया, किसी के लिए कितना भी कर लो आखिरी में गाली बक के जाएगा, वो सच्चाई है। इवन दो माई रिलेटिव्स, इवन दो माई फैमिलीज, इवन दो माई फ्रेंड्स, भाई तुम 100 अच्छा काम करो, गलती से एक अच्छा काम बाय मिस्टेक कर डालो, तो एक दिन ना तुमको अपना औकात दिखा देगा। सच्चाई बता। तो इसीलिए भाई एक थॉट बना लो, अपने लिए जीना, अपने लिए खाना, अपने लिए पीना, न किसी के टांग में क्या बोलते, किसी के फड्डे में टांग अड़ाना, न किसी के ऊपर कुछ लांछन करना। वो अपना जाने, उसका जिंदगी वो जाने, ठीक। ना तो उसके दुख में दुखी होना, ना तो उसके खुश में खुशी होना। हाँ, एक नियम बनाना, मैं बताया ना आपको, सहयोग करना, अपना कर्म करना। दान दक्षिणा करने की हिम्मत है तो करो, किसी को देख के भला करो, लोग अच्छा काम करो, अच्छा रहो, है ना। किसी से जबरन जीवन में भले ही किसी 5 लोगों के साथ जियो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लोग, 50 लोगों की जरूरत ही नहीं है, पर 5 अच्छे लोग होना चाहिए। अगर 1% भी जहर तुम्हारे जीवन में घुस गया, पूरा जीवन नरक हो जाएगा, वो तुम्हारे दुख पीड़ा का कारण बनेगा, और पूरा लाइफ का जो आपका रूट है, जर्नी है, वो बर्बाद हो जाएगा। और ये तो टाइम तुम्हारा बहुत प्रीसियस टाइम है। यहाँ पर तो इस कॉन्सेप्ट को प्लीज फॉलो करना, याद रखना बेटा। तुम 5 अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छा लाइफ मिलेगा। मैं जब अपने जीवन में जब प्रिपरेशन कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तब मैं बताया था ना, कलेक्टर, बिलासपुर के कलेक्टर से मिला था, अगर मंगल डी,
जो रायगढ़ की कलेक्टर थी उनके हस्बैंड थे, बिलासपुर के कलेक्टर थे वो, इन्हें सब साउथ वाले थे, तमिलनाडु के थे। तो इनसे जब बात किया हम लोग 6-7 घंटा इनके साथ टाइम बिताए थे, तो इनका पहला स्टेटमेंट यही था, सेलेक्ट टॉप 5 फ्रेंड। तुमको फोन भी आएगा तो वो उस लेवल से बात करेगा। भाई कितना पढ़ लिया, साइंस कंप्लीट कर लिया क्या, ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया क्या, क्या तू पढ़ा श्रवण बेलगोला के बारे में और डिटेल निकाला, कितने क्वेश्चन लगाया, ये उसकी खासियत रहेगी। और तुम ऐसे फ्रेंड बना रहे हो जिसका काम क्या है, छपरी जैसा काम कर रहा है, समझ गए, किसी को गलत बोलना भी उचित नहीं, तो तुम्हारा काम भी वैसी होगा। तुम सोचो ना, तुम्हारे अच्छे फ्रेंड है, तुम लोग खाना अच्छा खा रहे हैं, वो अच्छे अच्छे कैफे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो तुम भी जाओगे, गारंटी है। समझ गया बात को, तो समझो तुम्हारा एनालिसिस है। याद हो गया क्या ये? पक्का? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आया? अपने पर्सनालिटी को तुम खुद बनाते हो बेटा, स्वयं विश्वकर्मा। 48 याद हो गया? चल तू खड़े हो यार। गोल्डन क्वाड्रेचर को बताया क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज। हाँ हाँ, इधर क्या होता है? नॉर्थ में दिल्ली, साउथ में चेन्नई और ईस्ट में कोल्लम। नहीं, वेस्ट में ना, हाँ वेस्ट में मुंबई और ईस्ट में कोलकाता। हाँ कोलकाता, सॉरी आपका चेन्नई से मुंबई को कौन सा सड़क जोड़ता है? चेन्नई से मुंबई 48। पुराना नाम 4 है, नया नाम क्या है? 48। बैठो। 48 क्लियर हुआ? बेलग्राम 1924 में कांग्रेस का एक अधिनियम हुआ जिसको बेलग्राम का अधिवेशन कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। इसलिए फेमस। भारत के 18+1 मेट्रो को भी लेंगे तो 19। भारत में 19 रेलवे जोन है, जिसमें से दक्षिणी पश्चिमी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कौन सा है? हुगली। ओके, ये है धारवाड़। ये पूरा धारवाड़ रॉक से घिरा हुआ है। धारवाड़ रॉक्स मतलब कच्चा लोहा, आयरन ओर मिले, इसीलिए इस जिले का नाम क्या पड़ गया? आदि गुरु शंकराचार्य। इनका जन्मभूमि कालड़ी, केरल के कालड़ी। केरल के कालड़ी में आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म है, जिसने भारत में 4 जगह मठ बनाया। उसमें से दक्षिण मठ को, कौन सा मठ को? दक्षिण मठ को क्या कहते हैं? बेंगलोर साइंस सिटी, स्पेस सिटी, साइबर सिटी, सिलिकॉन वैली, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसरो का मुख्यालय। भारत में कोलार गोल्ड फैक्ट्री 90% सोने का उत्पादन करता है। मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ है? हासन। चंद्रयान पर नजर रखने के लिए डीप स्पेस सेंटर कहाँ बनाया गया था? ब्यालालू, मैसूर। हैदर अली की राजधानी, कावेरी नदी के तट पर सहायक संधि लेने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? मैसूर। मैसूर को गार्डन सिटी, और वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर। ये क्लियर हो गया? पक्का? हाँ तो बोलो। ये देखो, ये है मास्की। क्या बोल रहा हूं? ये है मास्की बेटा, ये हम्पी है। क्या है? ये तालीकोटा, तालीकोटा। ओके, ये है बन्नर घट्टा, बन्नर घट्टा। हो गया? ये बन्नर घट्टा, ये तालीकोटा, ये हम्पी, ये मास्की। क्लियर? ये है बीजापुर, बीजापुर। ओके, मास्की से एक इंक्रिप्शन प्राप्त, अभिलेख, इंक्रिप्शन या अभिलेख बोलते हैं। क्या होता है जी अभिलेख? इंक्रिप्शन क्या होता है? एनीबडी? हाँ ठीक। कैसे होता है? हाँ पत्थर से होता है। ठीक, और कोई?
जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी आंसुओं की बारिश से। सुनिए गाना, जीवन ही बेकार है। तुम तो भीग जाओ। इधर बाबू, क्या होता है अभिलेख? वेरी गुड। होता क्या है पूछ रहा हूं बेटा? रिटर्न एविडेंस होता है। वेरी गुड। नहीं जानते अभिलेख? बुक खरीदे हो? तुम लोग दोनों को दिन बोला था बुक ले लेना। हिस्ट्री का एक बुक खरीदो ना बेटा, उसमें पढ़ो ना यार। नहीं तो गूगल पे पढ़ो, सर्च करके अभिलेख क्या होता है, शिलालेख क्या होता है, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, इतने सारे सोर्स है। सबको कर दूंगा मैं तुम लोगों को पूरा एकदम चोटी बना दूंगा तुम लोगों का। कपड़ा ले आना, धो दूंगा, नाश्ता बना लूंगा, ओट्स बना के खिलाऊंगा सुबह। ठीक, खाना बनाऊंगा। कौन सब्जी खाएगी बता? नाटक कर रहे चोर। अभिलेख नहीं जान रहे हो यार। देखो बेटा, इतिहास जानने के जो सोर्स होते हैं, स्रोत, हम इतिहास को कैसे जानेंगे? तो हम दो प्रकार से जान सकते हैं। एक तो लिखित रूप से कोई लिख कर गया होगा, जैसे मान लो आज से 20 साल बाद कोई मेरी डायरी पा गया और पूरा एकदम तू मेरी अधूरी प्यास टाइप का एकदम पढ़ना शुरू किया, तो फिर गजनी मूवी बन गया, है ना? तो डायरी को पढ़ते हैं, वही तो मूवी है। डायरी पढ़ते जाते हैं तो स्टोरी पता चल जाए। तो हमको पास्ट का लाइफ कैसे पता चलेगा किसी के बारे में? या तो जाके पूछेंगे लड़का कैसा था? अच्छा था, कभी कभी पीता था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं ना, ठीक है? ऐसे ही बोलते हैं ना। यह हिस्ट्री जानने की सोर्स है भाई। मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बकवास कर करके ना, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट। तो मैं बोला कि आपके बारे में जानकारी जानना है तो आपका कोई एविडेंस होगा, या तो आपका कोई डायरी लिखा होगा, या तो आपके फैमिली, आपके रिलेटिव, या आपके फ्रेंड आपके बारे में बताएंगे। पर मेरे को हिस्ट्री जानना है, मान लो अशोक के बारे में जानना है, तो मैं कैसे जानूंगा? तो अशोक का कोई रिटर्न एविडेंस ढूंढूंगा। अगर अशोक का रिटर्न एविडेंस मिल गया तो उसको पढ़ूंगा। जैसे आज सुबह बता रहा था तुमको मैं राजीव लोचन मंदिर के बारे में, तो मंदिर में ही लिखा है कि इसको बनवाने वाला कौन है? विलास तुंग। क्लियर है ना? ये सोर्स होता है। तो इतिहास जानने के कुछ सोर्स होते हैं। सबसे पहले होता है बेटा साहित्यिक सोर्स, लिटरेचर सोर्स, जिसमें रिटर्न एविडेंस मिलता है। या तो कोई शिलालेख मिल जाएगा, या तो कोई अभिलेख मिल जाएगा, या तो कोई कॉपर प्लेट मिल जाएगा, ताम्रपत्र मिल जाएगा, या तो कोई आपका पुराणिक साक्ष्य मिल जाएगा, जैसे वायु पुराण है, स्कंद पुराण है, महाभारत है, रामायण है। इस टाइप के रिटर्न एविडेंस मिल जाएंगे। तो इनको इतिहास जानने के सोर्स बोलते हैं। इतिहास जानने का सोर्स में सबसे पहले शिलालेख। तो पत्थर में जो लिखते हैं, शिला पर लिखा गया लेख, वो शिलालेख। पर पत्थर के साथ अगर किसी मेटल को मिला दे, धातु, और उसके बाद उसको स्पेसिफिक लिखने के लिए तैयार किया जाए, जैसे सिलेट में आप लिखते हो, सिलेट आता था, जानते हो सिलेट? पता नहीं अब आता है कि नहीं, पहले हम लोग बचपन में बहुत यूज किए हैं। तो पत्थर में कोई मेटल मिलाकर बनाएंगे तो अभिलेख है। कॉपर का प्लेट होगा, उसमें लिख देंगे तो ताम्रपत्र। ओके? बाकी तो आप पुराण पढ़ते हो, पन्ना वाला तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो तो पुराने जमाने का पन्ना थोड़ी ना टिकेगा इतना देर। तो पत्थर में जब लिखते हैं फलना के संग फलना, मंदिरों में देखना, कहीं कहीं धार्मिक स्थल में लिखा रहता है, वो है आपका शिलालेख। नहीं समझे बात को? पत्थर में कोई उकेर उकेर कर लिख देगा, वो शिलालेख है। अशोक के समय में अशोक ने अभिलेख की परंपरा शुरू की। अभिलेख का प्रचलन अशोक के समय से शुरू हुआ। अशोक क्या करता था? पत्थर में धातु को मिला देता था और उसको तैयार करता था, स्पेसिफिक अपने बारे में लिखवाता था अशोक। अशोक ये चाहता था कि आने वाली पीढ़ी मेरे बारे में जाने, क्योंकि अशोक था चंडाल, बहुत क्रूर शासक। इसका नाम ही था ना, इसको चांडाशोक बोलते थे। चंडाल था अशोक, क्रूर प्रवृत्ति का था, ना बच्चे ना बूढ़े ना क्या महिला, किसी को नहीं देखता था, सब एक बराबर। बोलता था लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा, जबरन महिला थोड़ी दया करो, मार देता सीधा। सम्राट अशोक ये जब कलिंग अभियान पर गया, उड़ीसा गया हाथियों के लिए,
हाथी चाहिए था इसको, और उड़ीसा उस समय कलिंग का क्षेत्र हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। भयंकर नरसंहार किया अशोक, खूब रक्तपात किया, लगभग 3 लाख लोगों को मार दिया था अशोक। सोचो 3 लाख। जब मारा तो मैदान को देखा ना तो सब तरफ ब्लड 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 ब्लड। अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, बोला कि आज से मैं इस तलवार को यहीं छोड़ता हूं, आज से मैं कोई युद्ध नहीं लड़ूंगा। और उसके बाद फिर बाबा बन गया। पहले तुम जीवन में कर्म कांड कर लो और उसके बाद फिर सन्यासी बन जाओ, है ना, मेरे टाइप का। तो कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा? तुम तो जान जाओगे कि तुम मेरे समकालीन हो, पैरेलल हो, पर आने वाला पीढ़ी मेरे बारे में अच्छा सोचे। इसलिए मैं जगह जगह जाकर लिखाऊंगा कि राहुल तो भगवान के जैसा था, मतलब एक नंबर आदमी था। जहां देखता था 50,000 रुपये तुरंत नाम दे देते, बस राहुल की जय बोलना पड़ता, 50,000 ले बकर बोलता, अकाउंट नंबर ट्रांसफर किया जाए इसका। मतलब मैं एक ऐसा पर्सनालिटी था जो ना ही कभी रक्तपात किया, ना ही कहीं नरसंहार किया। मैं महिलाओं का सम्मान करता था, बच्चों का सम्मान करता था, ठीक है, मैं अपने पूर्वजों का सम्मान करता था, एकदम देवतुल्य काम किया। ऐसा मैं जगह जगह जाके खुद लिखवा रहा हूं। तुम बोलोगे ठीक है राहुल सर खराब आदमी, तुम्हारे आने वाला पीढ़ी वो तो जाकर पढ़ेगा, हाँ राहुल तो एक ऐसा आदमी था जो मतलब बहुत ही अच्छा कार्य किया। इसीलिए अशोक ने अपने लिए अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की। और अभिलेख कैसा है, तो पत्थर में जब कोई मेटल एलिमेंट को मिलाकर तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है, अभिलेख, इंक्रिप्शन। ओके, तो अशोक का एक अभिलेख मास्की से प्राप्त हुआ है। इसीलिए मास्की के अभिलेख को बार बार एग्जाम में पूछता है। मास्की से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। अब देखो ना, चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका बेटा आएगा ना अशोक, बिंबिसार उसका पोता है, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अशोक, आगे पढ़ेंगे अपन। तो अशोक बौद्ध धर्म को अपनाएगा और ये जैन धर्म को अपनाएगा। तो अशोक का मास्की का अभिलेख ये फेमस है क्योंकि यहां से अशोक की जानकारी हमको मिलती है। और अशोक अपने लिए लिखवाता है कि अशोक देव नाम प्रियम। अशोक जो था वो देव नाम प्रियम था, देव नाम प्रियम प्रियदर्शी, पूरा लिखा हुआ ऐसा, देव नाम प्रियम प्रियदर्शी। अशोक जो था वो कैसा था, देवों का प्रिय था और इस दुनिया में सबसे सुंदर था। देव नाम प्रियम प्रियदर्शी, ऐसा लिख कर स्टेटमेंट देगा, देव नाम प्रियम प्रियदर्शी, है ना। ये किस अभिलेख से अशोक की जानकारी मिलती है, तो मास्की का। ओके, वो बीजापुर है, बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह। इसका मकबरा है यहां पर, और इसी मकबरा में एक ऐसा आर्किटेक्चर तैयार किया गया है जिसको गोल गुम्बद के नाम से जानते हैं। आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना। भारत में गोल गुम्बद कहां है पूछेगा तो, भारत में गोल गुम्बद कहां है, बीजापुर। किसका मकबरा है, तो यूसुफ आदिल। अब आगे अपन लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक, आगे पढ़ाऊंगा और नोट्स में आपको दिया हूं, एक बार नजर मानना। दक्कन में सल्तनत काल की शुरुआत होगी। सल्तनत काल, सल्तनत काल, जैसे दिल्ली सल्तनत काल, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश दिल्ली में, वैसे दक्कन में शुरू होगा और ये अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ जाएगा। अभी लिखवा दूंगा, एक बीजापुर है, एक बरार है, ऐसे करके 5 क्षेत्र रहेंगे और इस 5 क्षेत्र में अलग अलग शासकों का, जैसे गोलकुंडा है, एक गोलकुंडा रहेगा। गोलकुंडा मतलब हैदराबाद, हैदराबाद में एक किला है गोलकुंडा किला, ठीक है। तेरे नाम मूवी देखे हो, जो पागल खाना दिखाया गया यही किला है, ठीक है, गोलकुंडा किला। बरार है, बरार, बीजापुर, ऐसे 5 क्षेत्र रहेंगे, ठीक है। यहां पर पूरा मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम कम्युनिटी, है ना, यूसुफ आदिल शाह, हाजिम शाह, हुसैन शाह, ऐसे लोग, ये एक साइड चल रहा है, क्लियर। और दूसरे साइड में ये विजयनगर साम्राज्य,
नगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में हिंदू शाही शासन, हिंदू शाही शासन। बात है 1565 की। 1565, 1000 के बाद 500 साल और 500 साल के बाद 65 साल और। विजयनगर साम्राज्य में बहमनी वंश, याद रखना बेटा, हम्पी यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य में बहमनी वंश और बीजापुर जैसे क्षेत्रों में, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा, यहां पर से याद रखना बेटा मुस्लिम साम्राज्य। 1565 में 1565 इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध लड़ा जाएगा, विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी वंश। बहमनी वंश मतलब पूरा आपका चालुक्य, सॉरी आपका दक्कन के पूरा जो सल्तनत बताया, 5 लोग मिलकर विजयनगर साम्राज्य के साथ लड़ेंगे। और यह युद्ध होगा बेटा तालीकोटा के पास, ये मैदान है बन्नर घट्टा का मैदान, बन्नर घट्टा का मैदान। इसी को बन्नर घट्टा, इसको बन्नर घट्टी। यहीं पर 2 गांव है, एक का गांव का नाम है राक्षस और दूसरे का नाम तुंगड़ी, इसीलिए इस युद्ध को राक्षस तुंगड़ी का युद्ध भी बोलेंगे। ये बार बार क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा समझ लो इसको ना। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, बीजापुर में बीजापुर अर्थात बहमनी वंश, बहमनी वंश विजयनगर साम्राज्य। और आपका याद रखना बेटा दिल्ली, सॉरी आपका दक्कन के जो आपका बोला चाहिए कि सल्तनत है, मुस्लिम साम्राज्य हिंदू साम्राज्य के बीच में 1565 में भयंकर युद्ध लड़ा जाएगा, जो कि तालीकोटा का मैदान, बन्नर घट्टा के मैदान में लड़ा जाएगा, याद रखना। और इसी को इतिहास में राक्षस तुंगड़ी का युद्ध कहते हैं, याद रखना बेटा। इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य में भयंकर तबाही मचेगा और पूरा हम्पी को समाप्त कर देंगे, पूरा इस क्षेत्र को समाप्त कर देंगे। इतिहास में इस युद्ध को किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? राक्षस तुंगड़ी का युद्ध, बन्नर घट्टा का युद्ध, या इसी को तालीकोटा का युद्ध। एक ही है, अलग अलग नाम, इसीलिए एग्जाम में बार बार कंफ्यूज करने के लिए। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? 1565। तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? बन्नर घट्टा का युद्ध कब लड़ा गया? इसी को क्या बोलते हैं? राक्षस तुंगड़ी का युद्ध। याद रहेगा। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की क्या थी? राजधानी। यहीं पर नदी बहती है तुंगभद्र, तुंगभद्र, तुंगभद्र नदी का नाम है बेटा, हम्पी के तट पर। तो तुंगभद्र नदी के तट पर हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और उधर कौन सा वंश था? बीजापुर में। तो याद रखना बेटा, ये सारे कौन थे? आपका दक्कन के सल्तनत के समूह थे, जिसमें मुस्लिम साम्राज्य था। ओके, उसमें से एक कौन सा था? बीजापुर। बीजापुर, और याद रखना बेटा, इनके साथ किसका युद्ध होगा? विजयनगर साम्राज्य, हम्पी का। और हम्पी को पूरी तरह समाप्त कर, ऐसा मलबे में तब्दील कर दिया गया था, ऐसा बताते हैं। भयंकर युद्ध। तो इतिहास में सबसे फेमस युद्ध है 1565। कौन सा युद्ध है बेटा? राक्षस तुंगड़ी का युद्ध। ठीक है, याद रहेगा। बीजापुर में क्या है? तो यूसुफ आदिल शाह का मकबरा, आदिल शाह का मकबरा, आदिल शाह का मकबरा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गोल गुंबद। भारत में गोल गुंबद कहां है? बीजापुर। ओके, याद रहेगा। तालीकोटा, 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसको राक्षस तुंगड़ी का युद्ध या बन्नर घट्टा का युद्ध कहते हैं। ओके, याद रहेगा डियर। ठीक, हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और मास्की से अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। किसका अभिलेख प्राप्त हुआ है? अशोक का, जिसमें क्या मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी लिखा हुआ मेंशन मिलता है। ओके, क्लियर? पक्का? बन्नर घट्टा, बन्नर घट्टा बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? बन्नर घट्टा याद रहेगा। पक्का? बन्नर घट्टा याद रहेगा क्या? बन्नर घट्टा के बाद याद रखना बांदीपुर, बांदीपुर के बाद नागरहोल, रंगमथिट्टू। ये 4 चीजों को एक साथ देता है एग्जाम में। एक साइड ऐसा दे देगा, एक साइड डालेगा बन्नर घट्टा,
दूसरे साइड डाल देगा बांदीपुर, तीसरे नंबर में डाल देगा नागरहोल, और चौथे साइड में डाल देगा रंगम थिट्टू। अब बताओ, डिफरेंट डिफरेंट रंग के क्या होते हैं? पक्षी होते हैं ना। तो रंगम थिट्टू में क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। क्लियर? हाथी चलेगा तो होल होगा। हाथी के लिए फेमस है नागरहोल। हाथियों के लिए प्रसिद्ध क्या है? नागरहोल। याद हो रहा है क्या बाबू? दोनों को याद रखो। तो पहले नागरहोल किसके लिए प्रसिद्ध है? नागरहोल याद रहेगा। नागरहोल ये राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। बांदीपुर नेशनल पार्क है, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। तीन तो नेशनल पार्क बोला, एक तो पक्षी अभ्यारण्य। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क है। ओके, नागरहोल ये भी नेशनल पार्क है। नागरहोल नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों। एशियाई हाथी कहां मिलेंगे? नागरहोल। ओके, बन्नरघट्टा, बन्नरघट्टा। ओके, ये भी आपका याद रखना बेटा, नेशनल पार्क है, जिसको तितली पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो बन्नरघट्टा में तितली, तितली पार्क। बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क है। ओके, नेशनल पार्क है बेटा बांदीपुर। क्लियर हुआ ना? तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। ओके, नागरहोल नेशनल पार्क, और रंगम थिट्टू ये बर्ड सेंचुरी है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी। क्लियर हो गया? देखो, ब्लैक पैंथर के बारे में सुने हो? काला चीता। ये काला चीता काला क्यों दिखता है बताइए? एनीबडी? हाँ, तो वो क्यों होता है वही तो पूछ रहा हूं। चार तो अभ्यारण्य, सॉरी तीन नेशनल पार्क, एक आपका बर्ड सेंचुरी, ये याद रखना है आपको, कर्नाटक में है ये, है ना? ठीक है, किसी को डाउट यहां तक? बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है, हाथी के लिए, तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक पैंथर। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये भी हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पर नागरहोल ज्यादा प्रसिद्ध है किसके लिए? हाथियों। ओके, ठीक है, बांदीपुर में तितली पार्क। क्या बोला? तितली पार्क। ओके, याद रखना। देखिए, कहीं पर भी कोई डाउट, मैं नोट्स दे दिया हूं ना कर्नाटक का आपको। हाँ, मैपिंग वाला नोट्स दे दिया हूं, आज अलग से दूंगा, जैसे गोमतेश्वर स्वामी के बारे में लिख कर भी दूंगा। ठीक है, और आपको जैसे कि राक्षस तुमड़ी का युद्ध के बारे में दूंगा, ठीक है, लिख कर। तो जैसे कुछ दो चार नोट दूंगा, उसको भी पढ़ना है, सेफ पढ़ना है ना? देखो, मैपिंग का नोट्स को आप अपडेट करेंगे नोट्स में, बाकी जो एक्स्ट्रा देता हूं उसको सिर्फ पढ़ना है, उसको लिखने का जरूरत नहीं। आपको अच्छा लग रहा है, कुछ चीज लिखने लायक लग रहा है, जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको लग रहा है कि आ सकता है, तो उसको लिखिए। अब पूरा को लिखोगे ना तो पागल हो जाओगे, उसको सिर्फ पढ़ना। इसीलिए अलग ग्रुप बनाया हूं, एक सीक्वेंस से आपको भेजते जा रहा हूं, ताकि आपका कभी मन करे तो डेट वाइज आप उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो उसमें सेव है, सर्वर में सेव हो जाएगा वो। ठीक है, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्नाटका। एनी यू हैव एनी डाउट तो पूछ सकते हो। कर्नाटक में याद रखना बेटा, दो प्रकार का सदन चलता है, जैसे विधानसभा विधानमंडल दोनों चलता है। हमारे यहाँ केवल विधानसभा है ना। अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, नए मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, क्या नाम है? चलिए लिखिए तो कुछ फैक्ट। कर्नाटक में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, डायरकी सिस्टम लागू है। डायरकी सिस्टम, डायरकी सिस्टम। ओके, ये चारों
नेशनल पार्क और इसको लिखिए चारों को। बन्नरघट्टा नोट्स में है पर लिख लीजिए। बन्नरघट्टा, नागरहोल, बांदीपुर, रंगमथिट्टू। ओके डियर। बन्नरघट्टा तितली पार्क, नागरहोल हाथियों के लिए फेमस है, रंगमथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। कौन है जी कर्नाटक के मुख्यमंत्री? डीके शिव कुमार। लिखो 3 जून 2026 को ओथ है, इनका शपथ है। 3 जून से इसी महीने से पदभार ग्रहण किए हैं, ये सब जाना करो बेटा। डीके शिव कुमार, डीके शिव कुमार। हो गया? ठीक, ये आपका कर्नाटक कंप्लीट हुआ। किसी कोई समस्या कर्नाटक के बारे में कोई जानकारी जो एक्स्ट्रा और जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं, या अभी तक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कोई डाउट है तो? कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई समस्या पूछिए बेटा।